पिछले एपिसोड में हमने सुना था कि रोहित को उसके प्रिंसिपल का कॉलेज से मैसेज आता है कि आप जल्द से जल्द मुझे दोपहर तक कॉलेज में आकर मिलो, जबकि रोहित खुद आज छुट्टी लेने वाला था और वहीं अनिका भी आज छुट्टी पर थी। इधर दूसरी तरफ एनी ने भी अनिका के पास एक एप्लीकेशन को भेज दिया और जिसमें लिखा हुआ था कि आप ये रोहित सर से अटेस्टेड करवा लेना क्योंकि वो इस कॉलेज के एचओडी है। दरअसल एनी ने वहां पर उस पुराने एचओडी को बहुत ही बुरी तरह से मारा था, जबकि वहां पर कॉलेज में लोग ये सोच रहे थे कि ये रोहित की बीबी अनिका ने ऐसा किया है। शायद इसीलिए ही प्रिंसिपल ने रोहित को वहां पर बुलाया हुआ था। लेकिन ये सब सुनकर तो अनिका भी साथ में रोहित के आ गई थी इधर पेरिस के कॉलेज मैनेजमेंट कैंपस में। प्रिंसिपल के ऑफिस में जैसे ही रोहित मारवा प्रिंसिपल के ऑफिस पहुंचता है तो वो उन्हें कैबिन का दरवाजा नॉक करता है। तभी अंदर बैठे हुए प्रिंसिपल ने कहा, प्लीज कम इन मिस रोहित प्रिंसिपल की आवाज सुनकर अंदर आ जाता है। तभी प्रिंसिपल कहते हैं कि आइए मिस्टर मारवा। प्रिंसिपल को ग्रीट करते हुए यही अब कहता है कि क्या बात है सर, एनी प्रॉब्लम, आपने मुझे इतनी जल्दी में क्यों बुलाया, क्योंकि मैं तो आज लीव पर था और ये मेरी तरफ से एक कंफर्मेशन मैसेज भी। रोहित की ये बात सुनकर प्रिंसिपल अपने राइट हैंड साइड रखे हुए सोफे की तरफ देखते हुए इशारा करता है, जिसे रोहित भी समझ जाता है कि वो वहां पर उसे बैठने के लिए कह रहे हैं। प्रिंसिपल की बात को समझते हुए ही रोहित भी उसी तरफ देखता है तो वो एकदम से शॉक्ड हो जाता है, क्योंकि रोहित ने समझा था कि वो वहां पर उसे बैठने के लिए कहते हैं, लेकिन वहां पर बॉटनी डिपार्टमेंट के पुराने एचओडी पहले से ही बैठे हुए थे और इसलिए प्रिंसिपल उन्हें उन्हीं की तरफ देखने के लिए कह रहा था, जिसके एक हाथ पर फ्रैक्चर हुआ था और साथ ही उसके सिर पर बैंडेज लगा हुआ था और साइड में बैसाखी रखी हुई थी, जिससे ये समझ आ रहा था कि एक बार नहीं बल्कि उसको बहुत सारे ही फ्रैक्चर हो रखे थे। ये सब देखने के बाद अब रोहित वापिस से सवालिया नजर से प्रिंसिपल को देखता है। रोहित को खुद की तरफ अब ऐसे देखते हुए प्रिंसिपल कहते हैं कि अब आप मेरी लेफ्ट तरफ देखिए मिस्टर मारवा। जैसे ही अब रोहित उस लेफ्ट तरफ को देखता है तो वहां पर रखे हुए एक काउच पर एनी, यानी कि जो अनिका गुलेरिया बनकर वहां पर बैठी हुई थी, जो कि अभी भी स्माइल ही कर रही थी, वो रोहित को देखकर स्माइल कर रही थी। अब रोहित प्रिंसिपल से पूछता है कि आप मुझे एक्सप्लेन करेंगे कि मेरी वाइफ यहाँ पर क्यों है और यहाँ पर क्या कर रही है और वो ऐसे क्यों बिठा रखी हुई है। रोहित मारवा की पावर और राजमहल से जुड़े हुए रोहित के रिलेशंस को देखते हुए ही अब प्रिंसिपल देखिए मिस्टर मारवा, मैंने यहाँ पर इस पुराने एचओडी की हरकतों को देखते हुए इसे यहाँ से इस कॉलेज से निकाल दिया गया है, लेकिन आपकी बीबी है कि वो अभी तक मानने के लिए तैयार नहीं है। वो सीधा सीधा ही कह रही है कि हमें इस पुराने एचओडी को इस पेरिस पुलिस के हवाले कर देना चाहिए। ट्राई टू अंडरस्टैंड मिस्टर मारवा, इट्स नॉट पॉसिबल फॉर अस। ये हमारे कॉलेज की रेपुटेशन का सवाल है, इसलिए हम ऐसा कुछ भी नहीं कर सकते, क्योंकि पुराने एचओडी हमारे कॉलेज में एक प्रोफेसर भी थे और यहाँ के एक एचओडी भी थे। अगर हम इन्हें पुलिस के हवाले कर देंगे तो इससे हमारे कॉलेज का नाम बदनाम होगा और जो हमारे लिए अच्छा नहीं होगा। इसलिए प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड और प्लीज आप अपनी बीबी को भी समझाइए। देखिए, मैं मानता हूँ कि आपके एब्सेंस में इस एचओडी को आपके घर पर नहीं जाना चाहिए था। आई पर्सनली अपोलोजाइज फॉर दिस बट योर वाइफ सी इज नॉट इवन लिसन टू मी। प्रिंसिपल की बातें सुनकर तो अब रोहित को ऐसा लगा कि उसके ऊपर किसी ने एकदम से बॉम्ब ब्लास्ट कर दिया हो, क्योंकि रोहित मारवा को यहाँ पर कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि आखिर प्रिंसिपल क्या कह रहे थे, कि वो कैसे उसके वहां पर घुस गया था, क्योंकि अब तक रोहित प्रिंसिपल की बात को समझ नहीं पा रहा था कि आखिर वो कहना क्या चाहते हैं। तभी रोहित ने प्रिंसिपल से कहा, देखिए सर, पहले मुझे इस टॉपिक पर मुझे मेरी वाइफ से बात करनी है, इसके बाद ही मैं कुछ डिसाइड कर पाऊंगा। कि रोहित प्रिंसिपल को कुछ भी कहने से पहले मैटर क्या है उस बात को अच्छी तरह से एनी से समझना चाहता था, एनी से बात करना चाहता था कि आखिर रोहित के एब्सेंस में यहाँ पर हुआ क्या है। मारवा के ऐसे कहते ही अब प्रिंसिपल भी हाँ में अपने सिर को झुका देते हैं। अब रोहित मारवा एनी की तरफ बढ़ जाता है और फिर अब रोहित एनी से कहता है, चलो अनिका, हम अकेले में बात करते हैं, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। रोहित की बात सुनकर अब एनी भी अपनी जगह से खड़ी हो जाती है और फिर वो अपने सामने बैठे हुए एचओडी के पास जाती है और जो एचओडी का
पैर फ्रैक्चर हो रखा था उस पर एक लात मार देती है जाते जाते, क्योंकि एनी ने ये सब जानबूझकर किया था। और फिर वो रोहित की तरफ बढ़ जाती है। एनी की मारी हुई लात पर अब वो एचओडी एकदम से वहां पर चीखने चिल्लाने लग जाता है, क्योंकि उसके पैर पर पहले से ही फ्रैक्चर हो रखा था। उसके शरीर में न जाने कितने ही ऐसे घाव थे, कितनी ही ऐसी हड्डियां टूटी हुई थी, जिसकी वजह से अब उसको अपने पूरे ही शरीर में पेन हो गया था। उस एचओडी की चीख सुनकर तो प्रिंसिपल भी अब फटी हुई आंखों से अपने सामने खड़े हुए कपल को ही देख रहे थे, और वो भी यही सोच रहे थे कि आखिर मिस्टर मारवा कुछ बोल क्यों नहीं रहे हैं, क्योंकि एनी ने जो कुछ भी अभी कहा था प्रिंसिपल उस पर क्या कहता, क्योंकि अभी तो खुद रोहित मारवा ने अपनी बीबी की इस हरकत को देखा था। लेकिन ये सब देखने के बाद भी रोहित ने अभी तक अनिका को, जो कि अब एनी थी वहां पर, उसे अभी भी कुछ भी नहीं कहा था। प्रिंसिपल खुद इतने शौक में था कि उसे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। वो बस अनिका को देखते हुए बस वो वहां पर अपने टेबल पर रखे हुए जल्दी से एक गिलास को उठाता है और वो एक ही घूंट में सारे ही पानी को पी जाता है। ए, बड़े ही ध्यान से वो रोहित और अनिका को अपने कैबिन से बाहर जाते हुए देखता रहता है, क्योंकि अनिका और रोहित दोनों ही अभी बात करने के लिए बाहर गए थे। अभी तक रोहित भी एनी के साथ बाहर आ गया था। बाहर आने के बाद अब रोहित एनी से कहता है कि एनी जल्दी मेरे कैबिन में चलो। एनी भी अब रोहित के साथ उसके कैबिन की तरफ बढ़ जाती है, क्योंकि रोहित कोई भी बात अपने कैबिन में ही करना चाहता था, क्योंकि रोहित बिल्कुल ये नहीं चाहता था कि उन दोनों के बीच में हो रही बातों को कोई भी वहां पर तीसरा भी सुने। अब इसलिए एनी भी रोहित के साथ अब उसके कैबिन की तरफ बढ़ जाती है। कुछ ही देर में एनी और रोहित दोनों ही कैबिन में चले जाते हैं। अब एनी अंदर आते ही अब रोहित के रूम में लगे हुए चेयर पर आराम से बैठ जाती है और फिर रोहित से कहती है, बताइए मिस्टर मारवा, डोंट फॉरगेट आई एम योर वाइफ। एनी की बात सुनकर तो रोहित बस उसे ही अब फटी हुई आंखों से देख रहा था, क्योंकि एनी यहाँ पर बिल्कुल अनिका की तरह ही रोहित से बात कर रही थी, जैसे अनिका हमेशा ही रोहित से बात करती थी। और अब वो फिर एनी के सामने बैठ जाता है। यहाँ दूसरी तरफ स्टाफ रूम में मोनिशा की बात से तो अनिका भी सोच में पड़ गई थी, क्यों तभी उसे एक आवाज आती है। एक प्रोफेसर कहता है कि क्या किसी के पास फ्री टाइम है, तो क्या वो इन बुक्स को के बंडल को हमारे न्यू एचओडी के कैबिन में जाकर रखवा सकता है। एक्चुअली मुझे अभी एक इम्पोर्टेंट डाउट सेशन लेना है, इसलिए मैं अभी थोड़ा सा बिजी हूँ। प्रोफेसर की बात को सुनकर तो अब अनिका कहती है, मैं जा सकती हूँ सर, अभी मैं फ्री हूँ। अनिका की बात को सुनकर वो एचओडी कहता है कि थैंक यू आर्या, सो नाइस ऑफ यू। ये कहते हुए ही वो प्रोफेसर अब अपनी क्लास लेने के लिए चला जाता है, और यहाँ अनिका वो बुक के बंडल को लेकर अब रोहित के कैबिन की तरफ जाने लगती है। कुछ ही देर में अब अनिका भी रोहित के कैबिन के बिल्कुल सामने आ जाती है। जैसे ही रोहित की नजर अब वहां पर अनिका पर पड़ती है, तो वो तुरंत ही दरवाजे के पास आकर एकदम से दरवाजे को खोल देता है। और फिर क्योंकि रोहित को अपने कैबिन से अनिका के पैरों की आहट साफ साफ सुनाई दे गई थी, और फिर वो अनिका से वो बुक्स के बंडल को लेकर अपने टेबल पर रख देता है, क्योंकि अनिका यहाँ पर बुक्स के बंडल को लेकर रोहित के कैबिन की तरफ आई थी। क्योंकि अनिका को भी यहाँ पर एक बहाना मिल गया था रोहित के कैबिन में आने का, जो कि अनिका भी यही सोच रही थी, क्योंकि अनिका भी यहाँ तक ये जानना चाहती थी कि आखिर यहाँ पर उनके पीछे से क्या हुआ है। तभी अनिका ने यानी को रोहित के कैबिन में देख लिया था। अब अनिका रोहित से पूछती है, क्या हुआ है मिस्टर मारवा, क्या कुछ हुआ है क्या। अनिका की इस बात पर अब रोहित जवाब देता है, मैं अभी बस इतना ही जानता हूँ कि एनी ने पुराने एचओडी के हाथ और पैरों को फ्रैक्चर कर दिया है, उसे बुरी तरह से मारा है और उसके सिर पर भी मारा हुआ है। रोहित की ये बात सुनकर तो अब अनिका रोहित को फटी हुई आंखों से देख रही थी, क्योंकि अनिका ने भी ये नहीं सोचा था कि उनके एब्सेंस में एनी इतना बड़ा कदम उठा लेगी। अनिका फिर अंदर आ जाती है, और फिर वो एनी से पूछती है, क्या तुम कुछ बताओगी एनी कि आखिर हमारे पीछे से हुआ क्या है, तुमने उस पुराने एचओडी को बुरी तरह से मारा क्यों है। अनिका की बात को सुनकर अब एनी कहती है, पर यहाँ कुछ कहना सेफ है क्या। एनी की बात को सुनकर तो अब अनिका भी कहती है, हाँ सेफ है, मेरा भी कोई अभी लेक्चर नहीं है और यहाँ पर सेफ्टी भी है। और फिर वो अपना फोन निकालकर कुछ टाइप करने के लिए लग जाती है, और कुछ ही देर में रोहित के रूम के अंदर का और बाहर का के कैमरे को अब वो हैक कर लेती है। और फिर वो एनी से कहती है, अब बताओ एनी कि क्या हुआ है।
अनिका और रोहित दोनों ही अब अपनी तरफ ऐसे अनिका और रोहित दोनों को ही अब अपनी तरफ ऐसे घूरता हुआ देखकर अब एनी कहती है कि लास्ट नाइट आप दोनों के यहाँ से चले जाने के बाद आर्या मूर्ति बनकर अनिका मैडम की उस फ्रेंड के साथ मैं उसके घर पर चली गई थी। कुछ देर बाद वो मैडम गहरी नींद में सो गई थी तो मैंने उसके पास एक नोट छोड़ दिया और फिर मैं उसके रूम में अपना आपका दिया हुआ मास्क निकाल कर अपने बैग में रख लिया और मैं बाहर निकल आई। बाहर आकर देखा तो पूरा का पूरा कॉरिडोर खाली था, इसलिए अब मैं जल्दी से एलिवेटर से 6th फ्लोर पर चली गई। वहां जाने के बाद मैंने देखा कि दो औरतें बाहर खड़ी थी और मैं उन्हें इग्नोर करके आपके फ्लैट की तरफ चली गई। कुछ देर बाद ही मैंने दरवाजा खोला और फिर मैं अंदर चली गई। अंदर जाने के बाद मैंने दरवाजे को अच्छी तरह से बंद कर दिया और फिर मैं एक बार बालकनी की तरफ चली गई क्योंकि रोहित सर का कमांड था कि मुझे वहां से हमेशा ही बेसमेंट की तरफ नजर बना के रखनी है। लेकिन मैडम जब मैं वहां पर बालकनी में खड़ी हुई थी, मैं वहां बेसमेंट पर अपनी नजर बनाई हुई थी, तभी मुझे एकदम से दरवाजे के खुलने की आहट सुनाई देती है। मुझे ऐसा लगा कि शायद किसी ने दरवाजे को खोला है। जब मैं इधर आई तो एक आदमी हमारे क्वार्टर के अंदर आ गया था और वो मेरे पास आकर मुझे अब किस कर रहा था। मैंने भी उसकी दोनों टांगों को बीच से दोनों ही टांगों के बीच में एक लात मारी जिससे वो थोड़ा सा दूर जाकर गिरा। फिर मैंने उसके सीने पर एक पंच मार दिया। इससे पहले कि उस आदमी पर अपनी लात से मारती, वो एकदम से वहां से भाग रहा था और एक ही बात बोल रहा था कि ये कैसे हो सकता है, इस पर केमिकल का असर क्यों नहीं हुआ। फिर मैं भी उसके पीछे भागी। जैसे ही वो स्टेयरकेस के पास गया, मैंने उसकी पीठ पर एक लात मारी। वो सीधा ही अब चिल्लाते हुए ही नीचे गिर गया था। उसकी आवाज से सभी अब अपने अपने फ्लैट के बाहर आ गए थे और अब अनिका मैडम आपके दोनों ही फ्रेंड भी वहां पर आ गए थे। फिर मैंने उसके सीने पर भी एक लात मारी और वो सीधा ही अब ग्राउंड फ्लोर पर गिर गया। मैं उसे और भी मारना चाहती थी लेकिन कॉलेज के प्रिंसिपल तब तक वहां पर आ गए थे और वहां पर कॉलेज के प्रिंसिपल ने मुझे उसे और भी मारने से रोक दिया। प्रिंसिपल सर ने मुझसे पूछा मुझे क्या हुआ है, तो मैंने उन्हें सब कुछ बता दिया कि यह आदमी हमारे क्वार्टर में पीछे से घुस घुस रहा था। मेरा साथ देने की बजाय अब वो भी कह रहे थे कि मैं उस आदमी को माफ कर दूं, इसलिए मैंने एक पंच अब प्रिंसिपल के मुंह पर भी मार दिया क्योंकि ये कोई जस्टिस नहीं हुआ। जब वो आदमी हमारे क्वार्टर में घुसा हुआ है तो सारी गलती उसी की है और बजाय प्रिंसिपल उसे सजा देने की बजाय प्रिंसिपल खुद मुझे ही बोल रहे थे कि मैं उस आदमी को माफ कर दूं। भला मैं उसे माफ कैसे कर सकती हूँ। फिर इसलिए मैंने भी प्रिंसिपल को उसके मुंह पर एक जड़ दिया था और फिर मैंने अपनी पॉकेट से अपना फोन निकालकर कवीना आलिशा को भी फोन कर दिया और उन्हें सब कुछ बता दिया कि मैं यहाँ पर सेफ नहीं हूँ। यहाँ पर क्या क्या हुआ है मैंने सारी ही बातें कवीना आलिशा को भी बता दी थी क्योंकि ये कॉलेज का ज्यादा स्टेक होल्डर उन्हीं के पास है। वो अभी कुछ देर में वो भी यहाँ पर आने ही वाली होंगी। एनी की बात सुनकर तो अब अनिका और रोहित दोनों के ही मुंह एकदम से खुले के खुले रह गए थे क्योंकि उनके यहाँ पर अब्सेंस में इतना कुछ हो गया था और एनी ने जो भी यहाँ पर किया था उससे तो अब उन्हें कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। वो अभी भी शौक में ही थे। दोनों बड़ी बड़ी आंखों से बस एनी को ही देख रहे थे। उन्हें कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि वो भी एनी को क्या कहें। उन दोनों को ऐसे खुद को घूरता हुआ देखकर अब एनी कहती है मैंने कुछ गलत किया है क्या। डोंट वरी, मैंने अपनी फुल पावर के साथ नहीं मारा था। एनी की ये बात सुनकर तो अनिका और रोहित अ, हो दोनों ही अब होश में आते हैं। बनिका रोहित से कहती है कि इस तरह से काम नहीं चलेगा मिस्टर मारवा, मुझे जल्द ही इस केमिकल का एंटीडोट बनाना ही होगा। हम अब इस बात को हल्के में नहीं ले सकते हैं क्योंकि मिस्टर बारवा सोचो अगर यहाँ पे सच में मैं होती तो क्या होता। अनिका की बात सुनकर अब रोहित जवाब देता है अनिका तुम जानती हो ना मेरा इस कॉलेज में आने का मकसद क्या है। रोहित की इस बात को सुनकर तो अनिका भी अब हाँ में अपना सिर हिला देती है। अब अनिका कुछ सोच रही थी कि तभी उसे याद आता है कि एनी ने कहा था कि जब वो 6th फ्लोर पर आई थी तो उसे दो और तो उसे वहां पर बाहर दो औरतें खड़ी हुई दिखी थी। तो जब ये सब हुआ तो क्या वो दोनों भाग गई थी। अपने ख्यालों से बाहर आते हुए ही अब अनिका रोहित से कहती है कि क्या लगता है तुम्हें मिस्टर मारवा, इसे सिचुएशन को कवीना आलिशा के ऊपर ही छोड़ देना चाहिए या हमें इसे अपने तरीके से हैंडल करना चाहिए।
अनिका की इस बात पर अब रोहित हाँ में अपना सिर हिला देता है और फिर वो कुछ सोचने लगता है। तभी रोहित को अनिका की फिर से आवाज आती है कि मुझे अभी यहाँ से जाना होगा, मुझे अभी लेक्चर लेना है, क्या करूँ मैं, मेरे एचओडी मुझे बहुत काम देते हैं। ये कहते हुए ही अब अनिका भी रोहित के कैबिन से बाहर निकल गई थी। अनिका यहाँ पर रोहित को चिढ़ाते हुए गई थी कि मेरे एचओडी मुझे बहुत ही काम देते हैं, जिससे अब रोहित के चेहरे पर भी एक स्माइल आ गई थी। और फिर अनीका ने रोहित के कैबिन के कैमरे का एक्सेस जब छोड़ दिया था। जब अनीका यहाँ से निकली थी तो यहाँ रोहित अब एनी से कह रहा था कि तुम अभी अपार्टमेंट में जाओ। रोहित की बात सुनकर अभी एनी भी अब बस जल्दी से अपार्टमेंट की तरफ चली जाती है। तो यहाँ अनीका अभी भी यही सोच रही थी कि वो इस कॉलेज में बिना किसी की नजर में आए उस केमिकल के एंटीडोट कैसे बनाएगी, क्योंकि इस कॉलेज में तो यहाँ पर हर पल यहाँ पर उनके दुश्मनों की नजर थी, जिससे बचकर उसके लिए ये एंटीडोट को बनाना कितना ही मुश्किल होगा। तभी उसे एक आवाज पीछे से आती है कि पता नहीं यार, ये नए एचओडी मुझसे किस जन्म का बदला ले रहे हैं। जब अनीका ने पीछे की तरफ देखा तो ये केल्विन था। तभी अनीका ने केल्विन को देखकर अब अनीका ने पूछा, क्यों केल्विन, ऐसे क्यों कह रही हो, क्या हुआ है केल्विन। तभी अनीका की बात को सुनकर अब केल्विन कहता है कि यार मॉर्निंग से ही 4 लेक्चर ले चुका हूँ, अभी 2 और शेड्यूल हैं, फिर उसके बाद डाउट सेशन। अरे मुझे तो लगता है कि आज घर जाते जाते ही मुझे 8 बज जाएंगे। और मैंने तो ये भी सुना है कि कविनालिशा यहाँ पर आ रही है, वो हमारे न्यू एचओडी की वाइफ ने खूब मारा है ना उस पुराने एचओडी को, शायद इसीलिए। केल्विन की बात सुनकर तो अब अनीका भी अपना सिर हाँ में हिला देती है, क्योंकि अनीका अब समझ गई थी कि यहाँ पर केल्विन का गुस्सा भी जायज ही था, क्योंकि रोहित ने शायद केल्विन को शायद जलन की वजह से आज कुछ ज्यादा ही बिजी कर दिया था। यहाँ कॉलेज में अब सब कविनालिशा का ही वेट कर रहे थे, क्योंकि सबको ही पता था कि कविनालिशा यहाँ पर रोहित की बीबी अनीका के बुलाने पर आ रही है। तो वहीं दूसरी तरफ उस बिल्डिंग में बने हुए एक रूम में बनी विंडो के पास खड़े उस बॉस के मन में वही 30 साल पुरानी याद ताजा हो गई थी कि कैसे वो उस लड़की के प्यार में पड़े थे 30 साल पहले। दिल्ली यूनिवर्सिटी में मेडिकल कॉलेज की बात है, जब आज कॉलेज में एक रेसलिंग फाइट मैच थी, जिसमें आरजी ने पार्टिसिपेट किया था और अपनी फाइट को कुछ ही देर में जीत भी गया था। आरजी के लिए लड़कियों के साथ फ्लर्ट करना नॉर्मल था, क्योंकि वो खुद गुलेरिया परिवार का एक बिगड़ा हुआ लड़का था। कॉलेज की ऐसी कोई भी लड़की नहीं थी जिसके साथ उसने टाइम स्पेंड ना किया हो। अपनी फाइट को कंप्लीट करने के बाद वो चेंज करने करके आरजी अब कॉलेज में ही बने फुटबॉल ग्राउंड में आ जाता है, जहां पर करण गुलेरिया फुटबॉल मैच खेल रहे थे। तभी यहाँ पर राजीव गुलेरिया की नजर दमयंती और सौम्या पर गई, तो फिर वो उन दोनों के पास चला गया और फिर दोनों से कहा कि तुम दोनों का एक्सपेरिमेंट कहाँ तक पहुंचा। राजीव गुलेरिया की इस बात पर अब सौम्या कहती है कि थोड़ा सा टाइम दो, वैसे भी आज कॉलेज में न्यू बैच आने वाला है। सौम्या की ये बात सुनकर तो राजीव गुलेरिया कहता है कि फिर तो रैगिंग होगी। ये कहते हुए ही अब राजीव गुलेरिया अपने ग्रुप को ढूंढने लगता है, क्योंकि राजीव गुलेरिया अपने कॉलेज में अपनी शरारतों की वजह से ही ज्यादा जाना जाता था। ये तभी उसके कानों पर एक शोर सुनाई देता है, जिससे अब वो जान जाता है कि उसका छोटा भाई करण ये मैच जीत गया है। अपने मन में ही आरजी अब सोचता है कि क्या कुछ ऐसा भी है जिसमें करण गुलेरिया हार जाए। राजीव गुलेरिया यही रहा था कि तभी उसकी नजर गेट से आती हुई कुछ लड़कियों के ग्रुप पर जाती है। उन्हें देखते ही अब राजीव गुलेरिया समझ जाता है कि ये नया बैच है ये ही नया बैच है। ये देखते ही अब राजीव गुलेरिया के ग्रुप ने उन सबको परेशान करने के लिए लग जाते हैं, क्योंकि राजीव गुलेरिया ने तो पहले ही उन सब के लिए रैगिंग करने का प्लान पहले से ही बना रखा था, इसलिए उसने अपने ग्रुप को भी इसके बारे में इन्फॉर्म कर दिया था। तभी उन लड़कियों के ग्रुप में से एक लड़की की आवाज आती है, देखो हमें जाने दो वरना तुम सब की कंप्लेन मैं प्रिंसिपल से जाकर दे दूंगी। ये दमदार आवाज किसी और की नहीं बल्कि वो स्वाति मल्होत्रा की थी। स्वाति यहाँ पर उन लड़कों की आंखों से आंखें मिलाकर बात कर रही थी कि तभी राजीव गुलेरिया ने कहा, जाने दो इन सबको। कुछ देर बाद जब राजीव गुलेरिया ने देखा कि स्वाति मल्होत्रा भी वहीं पर खड़ी थी, तो राजीव गुलेरिया ने कहा कि अभी तो चीख चीख कर चिल्ला रही थी कि जाने दो, अब क्यों खड़ी हो यहाँ पर, अब जाओ ना तुम भी यहाँ से। अब राजीव गुलेरिया की इस बात पर अब स्वाति मल्होत्रा जवाब देती है कि तुमसे मतलब, क्या तुमने ये कैंपर खरीद लिया है, और वैसे भी मैं अपनी फ्रेंड का वेट कर रही थी।
राजीव गुलेरिया भी स्वाति मल्होत्रा को एक इम्प्रेसिव लुक देता है कि तभी उसकी नजर गेट से अंदर आती हुई एक लड़की पर जाती है जिसने चूड़ीदार सलवार सूट के साथ खुले बाल छोड़ रखे थे। आज ऐसा पहली बार था कि राजीव गुलेरिया की नजर किसी पर एकदम से जाने के बाद ठहर गई थी। जैसे ही वो लड़की अभी राजीव गुलेरिया के करीब आई तो मानो उसके दिल की धड़कनें एकदम से बढ़ गई हो। तभी उसे समझ आता है कि जिस लड़की से वो झगड़ा करने वाला था वही उसकी दोस्त थी। राजीव गुलेरिया की आंखों के सामने ही वो दोनों अब एक दूसरे से मिलकर चली जाती है कि तभी राजीव गुलेरिया के कानों में एक आवाज आती है कि भाई मैं आज जीत गया। क्या तुमने देखा? बिना देखे ही यहाँ पर राजीव ने कहा, हाँ मैंने देखा तुझे फुटबॉल में। कोई क्या तुम्हें हरा सकता है? क्या आज तक ऐसा कभी हुआ है? अब तक कोई नहीं आया है एटलीस्ट इस कॉलेज में जो यहाँ पर मेरे भाई करण गुलेरिया को हरा सके। राजीव की इस बात पर अब करण जवाब देता है, डोंट टेल मी कि तुम यहाँ पर नए बैच की रैगिंग करने के लिए आए थे। करण की ये बात सुनकर तो राजीव कहता है कि अरे ट्राई किया था लेकिन इस बार एक झांसी की रानी आई है कॉलेज में जिसकी वजह से वो लोग बच गए। राजीव की बात सुनते ही अब करण और राजीव दोनों ही हंसने के लिए लग जाते हैं कि तभी वहां पर राजीव कहता है कि न्यू बैच की मीटिंग कहाँ पर है। राजीव की बात सुनकर अब करण गुलेरिया भी कहता है कि मेन हॉल में ही होगी, पर तुम क्यों पूछ रहे हो? क्या तुम्हें भी वो मीटिंग लेनी है क्या? अब ये मत कहना कि तुम फिर से किसी को पटाने वाले हो हमेशा की ही तरह टाइम पास के लिए। करण की ये बात सुनकर अब राजीव कहता है, तुम बार बार ये क्यों भूल जाते हो कि मैं तुम्हारा बड़ा भाई हूँ। ये कहते हुए ही अब राजीव गुलेरिया वहां से मेन हॉल के लिए चला जाता है जहां पर वो नए नए बैच की मीटिंग होने वाली थी। अब जब वो वहां पर जाता है तो वो देखता है कि वो लड़की बड़े ही ध्यान से मीटिंग को अटेंड कर रही थी और राजीव गुलेरिया बड़े ही ध्यान से उसको देख रहा था। कि थोड़ी ही देर बाद मीटिंग खत्म हो जाती है तो राजीव गुलेरिया देखता है कि वो लड़की इसी तरफ आ रही थी। कि तभी राजीव गुलेरिया लड़की को आता हुआ देखकर कहता है, सुनो लड़की, क्या नाम है तुम्हारा? जैसे ही राजीव की आवाज उस लड़की ने सुनी तो उसने कहा, क्या आप मुझे बुला रहे थे मिस्टर? राजीव गुलेरिया ने उस लड़की को कहा, हाँ मैंने तुमसे तुम्हारा नाम पूछा। और फिर उससे पूछा, क्या आज तुम लंच पर मेरे साथ चल सकती हो? राजीव की ये बात सुनकर तो वो लड़की ना में अपना सिर हिला देती है क्योंकि ना तो वो यहाँ पर राजीव गुलेरिया को जानती थी और ना ही किसी और को। और आगे से जब कोई लड़का उसे लंच के लिए बोल रहा है तो भला वो लड़की उसे हाँ कैसे कर देती। उस लड़की की ना सुनकर अब राजीव ने कहा कि मुझे आज तक किसी भी लड़की ने मना नहीं किया है। तुम ऐसी पहली लड़की हो जिसने मुझे आगे से मना किया है। राजीव की बात सुनकर अब वो लड़की कहती है कि आपसे कोई डर सकता है लेकिन कोई आपसे प्यार नहीं कर सकता। ये कहते हुए ही अब वो लड़की अपनी क्लास में चली जाती है क्योंकि उसका मीनिंग यही था कि जो लड़कियां तुम्हारे साथ तुम जाती हैं जिन्होंने कभी भी तुम्हें मना नहीं किया शायद वो तुमसे डर कर तुम्हारे साथ जाती होगी लेकिन मैं नहीं। तभी एक लड़का वहां पर आकर अब आरजी से कहता है, क्या बात हो गई राजीव, मेरी बहन से कोई गलती हो गई क्या? उस लड़के की बात को सुनकर अब राजीव कहता है कि क्या ये तुम्हारी बहन है? वो लड़का अब हाँ में अपना सिर हिला देता है और फिर वो राजीव से कहता है कि क्या आज की तुम्हारी फाइट पूरी हो गई? इस बात पर अब राजीव कहता है, हाँ मेरी आज की फाइट पूरी हो गई है। वो आज करण नहीं था ना, तो मैच जल्दी ही खत्म हो गया। ये कहते हुए ही अब राजीव वहां से निकल जाता है और फिर अपनी क्लास में चला जाता है। लेकिन क्लास में जाने के बाद भी राजीव के मन से उस लड़की का चेहरा हट ही नहीं रहा था। राजीव वहां पर भले ही अपने क्लास में अपने पीरियड को लेने के लिए बैठा हुआ था लेकिन घूम फिर कर उसकी आंखों के सामने उसी लड़की का चेहरा आ रहा था। वो भी यही सोच रहा था कि किसी लड़की में एक साथ इतने सारे फीचर्स कैसे हो सकते हैं, क्योंकि उसके चेहरे पर इतनी मासूमियत, उसकी आंखों में कितनी प्योरिटी थी, बात करने के एलिगेंस, एवरीथिंग इज जस्ट परफेक्ट। राजीव अभी भी यही सोच रहा था कि तभी उसे एहसास होता है कि उसके क्लासमेट ने कहा था कि वो उसकी बहन है। अब राजीव पूरे क्लास में उसे ही ढूंढ रहा था कि तभी उसकी नजर आगे बैठे हुए उसी लड़के पर जाती है जिसने अभी कुछ देर पहले ही आरजी को बताया था कि वो लड़की उसकी बहन है। क्या उससे कोई गलती हो गई है? अपने 30 साल पुराने ख्यालों में ही आरजी था कि तभी उसके कानों में उसे के खास आदमी की आवाज आती है, बॉस हमारे आदमी इंतजार कर रहे हैं कि कब आप मीटिंग शुरू करोगे, क्योंकि राजीव गुलेरिया ने यहाँ पर अपने सभी आदमियों को मीटिंग के लिए बुलाया हुआ था।
अपने खास आदमी की आवाज सुनकर अबारजी को ये एहसास होता है कि वो आज भी उस लड़की के साथ बिताए हुए हर लम्हे को की याद आज भी उसके दिल में ताजा है। तभी उसकी नजर सामने कैलेंडर पर जाती है। डेट देखकर अब उसे एहसास होता है कि आज तो उसके बेटे का बर्थडे है। अबारजी समझ जाता है कि आखिर आखिर कल उसने मुझे फोन किया था, शायद इसीलिए क्योंकि आज उसके बेटे का बर्थडे है। अपने ख्यालों से बाहर आते हुए ही अबारजी ने टेबल के ड्रॉर से एक फाइल निकाली और फिर उसने अपने खास आदमी को दे दिया और फिर उसे देते हुए कहा कि आज की मीटिंग तुम अटेंड कर लो, क्योंकि आज की मीटिंग मैं अटेंड नहीं कर रहा हूँ। इस फाइल में मेरी पूरी की पूरी प्लानिंग है। एक बार तुम इस फाइल को अच्छे से पढ़ लो ताकि तुम अच्छे से मीटिंग ले सको। इसके अकॉर्डिंग ही सबको इंस्ट्रक्शन दे दो। अपने बॉस की इतनी सी बात को सुनकर अब वो आदमी भी समझ जाता है कि हर साल की तरह इस साल भी बॉस आज के दिन अकेले ही रहना चाहते हैं, क्योंकि हर साल इसी दिन उसके बॉस हमेशा ही अकेले रहते थे। वो सबसे दूर अपने कमरे में, ना तो वो किसी से बात करते थे ना ही उस दिन वो कोई काम करते थे। अब वहां पर आरजी का वो खास आदमी भी वहां पर राजीव से उसकी फाइल को लेकर वहां से बाहर निकल जाता है। यहाँ पेरिस के घने जंगल में बंद एक गुफा में स्वाति मल्होत्रा ने एक बार फिर से कोशिश की थी। उसने अब गरुड़ से कहा था कि वो एक बार फिर से उनके पास जाए और उनसे पूछे कि आखिर सालों पहले किंग ने मुझे, आयशा और तुम्हारे जैसे ना जाने कितने ही प्रेग्नेंट औरतों को, उन सबको कैसे बचाया था। स्वाति मल्होत्रा का ये मैसेज लेकर अब गरुड़ ने एक बार फिर से लंबी उड़ान भरना शुरू किया। स्वाति मल्होत्रा अब मन ही मन यही सोच रही थी कि शायद इस बार भी उसे कोई तो जवाब मिल ही जाएगा, ले जो उसे अब तक सालों पहले नहीं मिला था। इतने सालों तक जो जवाब उस स्वाति मल्होत्रा को नहीं मिला था, इस उम्मीद से अब वो एक बार फिर से गरुड़ को भेजती है कि शायद आज उसे उसके सवालों का जवाब मिल जाए। आखिर ऐसी क्या वजह थी कि उस ऑर्गेनाइजेशन को चलाने वाले बॉस को भी किंग के आगे झुकना पड़ा था। अगर उस दिन आयशा को लेबर पेन नहीं शुरू हुआ होता तो किंग खुद ही उस खतरनाक ऑर्गेनाइजेशन के लोगों का अंत कर चुका होता। और वो आदमी कौन था जिसने उस दिन आकर उन लोगों की जान बचाकर उन सबको वहां से ले गया था। एक महीने बाद अब रोहित का बर्थडे आने वाला था। वो वही रात थी जिस दिन स्वाति मल्होत्रा को पता चला था कि आयशा मारवा किंग की बेटी है। अपने ख्यालों से बाहर आते हुए भी अब स्वाति मल्होत्रा ने देखा कि अनिका ने उसको कई मैसेज भेजे हुए थे। जैसे ही अब स्वाति ने अपने सिस्टम पर जाकर क्लिक किया तो उसने देखा कि अनिका ने उसे एक रिपोर्ट भेजी हुई थी। तभी स्वाति ने जब उस ड्रग की रिपोर्ट को देखा तो उस रिपोर्ट को देखकर एकदम से हैरान हो गई थी, क्योंकि ये वही ड्रग था जिसका इस्तेमाल सालों पहले किंग ने रोहित पर किया था। और स्वाति को पूरा विश्वास था कि इसका एंटीडोट किंग के पास जरूर होगा। रोहित को उस रात का सच इसलिए याद नहीं था क्योंकि रोहित पर उस ड्रग का ज्यादा एंटीडोट का असर था। इसी वजह से रोहित को उस रात के बारे में कुछ भी याद नहीं था। तभी स्वाति मल्होत्रा जानती थी कि ऐसा कोई राज नहीं है जो स्वाति मल्होत्रा से छुपे, लेकिन अगर वो राज किंग से जुड़ा है तो फिर ये तो स्वाति के लिए भी पॉसिबल नहीं है कि वो उस राज तक पहुंच जाए। पता नहीं कितने ही राज अपने अंदर दफन किए हुए थे इस किंग ने। तभी स्वाति मल्होत्रा सोचती है कि मुझे इस एंटीडोट को बनाने में कम से कम एक दिन तो लगेगा ही। अब अपने ख्यालों से बाहर आते हुए ही अब स्वाति मल्होत्रा अनिका के मैसेज का जवाब देती है कि तभी स्वाति कहती है कि कल तक तुम्हें वो एंटीडोट मिल जाएगा, क्योंकि स्वाति मल्होत्रा ने यहाँ पर अनिका से उस एंटीडोट को बनाने के लिए एक दिन का टाइम मांगा था। ये कहते हुए ही अब स्वाति मल्होत्रा अब उस एंटीडोट को बनाने के लिए अपनी लैब में चली जाती है। इधर पेरिस के होटल में बने उस रूम में किंग अपने ही ख्यालों में था कि तभी किंग की नजर अब आसमान में उड़ रहे उस गरुड़ पर जाती है। तो वो अब अपने मन ही मन सोचता है कि आखिर ये स्वाति मल्होत्रा हार क्यों नहीं मानती है। बार बार तो मैं इस गरुड़ को फिर से है हिप्नोटाइज करके इसे यहाँ से भेज देता हूँ, लेकिन ये बार बार पता नहीं क्यों मुझसे संपर्क बनाने की कोशिश करती रहती है। बहुत जिद्दी है ये औरत, पता नहीं इसे बार बार समझ में क्यों नहीं आता, ये हार क्यों नहीं मान लेती। अब तक गरुड़ भी किंग की विंडो के पास आ जाता है तो अब वो किंग अपने हाथ आगे करके उसे अपने अपने हाथ पर बिठा ले हाथ पर बैठने का इशारा करता है। जब वो गरुड़ किंग के हाथ पर आकर बैठ जाता है तो किंग उसकी आंखों में उस सवाल को पढ़ लेता है जो यहाँ पर स्वाति मल्होत्रा ने पूछने के लिए उस गरुड़ को भेजा था। अब वो किंग अपनी आंखों से गरुड़ की आंखों में देखते ही अब कहते हैं कि वो जितना जानती है उसके लिए उतना ही काफी है, इसके अलावा उसके कुछ भी जानने की जरूरत नहीं है।
क्या तुम समझ गए हो दोस्त, तुम्हें उससे क्या बताना है? इस बार वो किंग उसे ना तो हिप्नोटाइज करता है ना ही कुछ और, बस वो सीधा ही कह देता है कि आज तक स्वाति मल्होत्रा जो राज जितने भी जानती है उसके लिए उतने ही पर्याप्त है, उसे उससे आगे के बारे में जानने की कोई भी जरूरत नहीं है। किंग की बात को सुनकर अब गरुड़ भी अपनी पलकों को झपका देता है और फिर किंग उसे अपने रूम में विंडो के पास लेकर चला जाता है और फिर गरुड़ भी अपनी उड़ान शुरू कर देता है, क्योंकि गरुड़ को भी किंग का ये मैसेज अब स्वाति मल्होत्रा को देना था। यहाँ किंग भी अभी यही सोच रहा था कि सब ठीक तो है। तभी किंग इधर पेरिस कॉलेज के मैनेजमेंट में लगाए हुए अपने हिडन कैमरा को ओपन करता है तो किंग के सामने वाली दीवार पर एक स्क्रीन शो होने लगती है। रोहित को उस कॉलेज में देखकर तो किंग भी हैरान थे कि उसके भी समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर यहाँ पर मिस्टर मारवा क्या कर रहे हैं। तभी उन्होंने अपने आदमियों को अपने पास बुलाया। किंग का एक अनोखा ही अंदाज था उन्हें बुलाने का। किंग ने अपना फोन निकाला और एक स्वीट सा म्यूजिक बजा दिया। जिस फ्लोर पर किंग तथा वो पूरा ही फ्लोर वहां पर बुक किया हुआ था। यहाँ पर कोई भी सर्वेंट को आना जाना अलाउ नहीं था, यहाँ तक खुद किंग के आदमियों को भी नहीं, जब तक कि किंग की परमिशन ना हो। किंग के रूम से जब ये म्यूजिक की आवाज उन्हें बाहर खड़े हुए आदमी को सुनाई दी तो वो जाकर अब उस दूसरे को बताने लगा और कुछ ही देर में वो सभी किंग के रूम में आ गए थे। जैसे ही वो सब अंदर आए तो उन सभी ने रूम का दरवाजा बंद कर दिया। किंग ने कहा, जिस दिन तुम सब अपने युवराज की मदद करने गए थे तो क्या वहां पर तुम सब से कोई गलती हुई थी क्या? किंग का ये सवाल सुनकर तो वो आदमी एकदम से हैरानी से सामने वहां पर अंधेरे में बैठे हुए आदमी की तरफ ही देखने लगे, जिसका चेहरा अभी भी उन्हें दिखाई नहीं दे रहा था और ना ही उसकी आवाज सुनाई दे रही थी। वो अब एक एआई वॉइस से ही अपने आदमी से बात कर रहे थे। किंग की बात को सुनकर तो उसके एक आदमी ने कहा, किंग हमसे वहां कोई गलती नहीं हुई है। अपने आदमी की ये बात सुनकर तो अब किंग कहता है कि अगर कोई भी गलती नहीं हुई है तो तुम्हारे युवराज उस कॉलेज तक कैसे पहुंचे, और वो भी उसी डिपार्टमेंट के एचओडी के पोस्ट पर। किंग की बात को सुनकर तो वहां सभी एकदम से हैरान थे। इधर अनिका इस कॉलेज में जाने वाली थी तो वहीं तो ये सब जानते ही थे, लेकिन उनका युवराज भी इस कॉलेज में जाने वाला है ये बात उनकी नजर में कैसे छुपी हुई थी, क्योंकि किंग तक अब तक ये बात तो पहुंच गई थी कि अनिका अब इस कॉलेज में एक एज ए प्रोफेसर आने वाली है, क्योंकि उन्हें अपने सीक्रेट आदमियों के जरिए इस बात का पता चल गया था। लेकिन उन्होंने रोहित के बारे में कुछ भी पता नहीं लगा था कि रोहित भी यहाँ पर एचओडी की पोस्ट पर आने वाले हैं। अपने आदमियों का ये रिएक्शन देखकर तो किंग कहते हैं कि जाओ यहाँ से, तुम सब किसी भी काम के नहीं हो। किंग की ये बात सुनकर सभी ही समझ गए थे कि अभी उन्हें यहाँ से जाना चाहिए, क्योंकि उनका अभी यहाँ से जाना ही ठीक है, क्योंकि अगर किंग को गुस्सा आया तो शायद वो सब नहीं बचेंगे। इसलिए अब वो जल्दी से वो सब उस रूम से चले जाते हैं और वो दरवाजे को फिर से बंद कर देते हैं। यहाँ किंग भी अब हैरान थे कि आखिर रोहित वहां पर क्यों गया हुआ था। क्या कभी रोहित उस कॉलेज में बने उस सीक्रेट रूम के बारे में जान गया? अगर वो उस रूम तक पहुंच जाएगा तो वो सब जान जाएगा, जो कि मैं नहीं चाहता कि वो सच जान पाए। क्यों क्यों रोहित ने न्यूरोलॉजी डिपार्टमेंट का एचओडी के पोस्ट पर को चाहा? क्यों वो एचओडी न्यूरोलॉजी क्या ही एचओडी के का एचओडी बनकर क्यों गया है? क्या वो सच जान गया है या फिर सिर्फ अनिका और स्पेशल डिपार्टमेंट की मदद के लिए वो यहाँ पर गया है? आखिर क्या गलती हो गई है मेरे आदमियों से? वो तो हमसे ही वो तो हमेशा ही चौकन्ना रहते हैं। कहीं ऐसा तो नहीं है कि मेरे ही आदमियों से कोई गलती हो गई है जिसकी वजह से रोहित को हमारे ऊपर शक हो गया है? कैसे रोकूं मैं उसे? मैं कैसे रोकूं उस रोहित को? मैं तो रोहित खुद मेरा भी बाप है, इसलिए उसको रोक पाना तो शायद अब मेरे लिए भी मुश्किल है। लेकिन अभी वक्त अभी वक्त नहीं आया है सच सामने आने का। मुझे आज तक किसी ने भी देखा नहीं है सिवाय उस स्वाति मल्होत्रा के। यहाँ तक कि मेरी बेटी आयशा मारवा ने भी कभी मुझे नहीं देखा है, वो तो ये भी नहीं जानती कि वो मेरी बेटी है। आखिर रोहित क्यों गया है उसे कॉलेज में, इस सब के बारे में तो मुझे जानना ही होगा। तरफ किंग यहाँ पर अपने ही ख्यालों में था कि आखिर रोहित यहाँ पर क्यों आया है। रोहित को यहाँ पर नहीं आना चाहिए था। आखिर उसे क्या सच में वहां पर बने हुए तहखाने के बारे में सब कुछ पता चल गया है कि वहां पर बेसमेंट में क्या हो रहा है क्या नहीं?
उसे अभी भी कुछ भी नहीं समझ नहीं आ रहा था। इधर दूसरी तरफ इंडिया में दिल्ली में मल्होत्रा हाउस में आज श्वेता का फोन बार बार रिंग हो रहा था। लक्ष्य बार बार श्वेता को फोन लगाए ही जा रहा था, लेकिन श्वेता यहाँ पर अपनी फैमिली के साथ एक पूजा में बैठी हुई थी, जिसकी वजह से वो अब पूजा को अधूरा छोड़कर अब लक्ष्य के फोन को उठा नहीं सकती थी। सिर्फ कि यहाँ पर आज के दिन हर साल इसी दिन यहाँ पर पूजा होती है गरीबों को खाना खिलाने के लिए। श्वेता और क्रिश दोनों ही आज के दिन अपने घर के काम छोड़कर सिर्फ अपनी माँ के साथ ही रहते हैं, और सिर्फ वो यही आज का दिन पूरा ही वो अपनी फैमिली के साथ इस पूजा में यहाँ पर दान वगैरह करने में अपनी फैमिली के साथ सम्मिलित होती हैं। आज सभी पूरा दिन बिजी थे। मंदिर से आने के बाद अब अंजलि मल्होत्रा और किशन मल्होत्रा दोनों ही अपने रूम में चले जाते हैं, जहाँ पर किशन मल्होत्रा अंजलि मामी का सालों पुराने फोन देखते हैं, जिसे वो अपने कॉलेज में यूज किया करते थे। उस फोन में बहुत सारे ही फोटोज भी थे। अब अंजलि और किशन मामा दोनों ही अपने उन्हीं ख्यालों में खोए हुए थे जब वो कॉलेज में थे। अब वो यहाँ पर उन्हीं सब फोटोज को देखने के बाद अब वो छोटे छोटे कपड़ों को देखकर यहाँ पर अंजलि मामी बार बार रोए ही जा रही थी। उनका रोना रुक ही नहीं रहा था, तो वहीं किशन मामा उन्हें संभाल रहे थे, क्योंकि आज के दिन हमेशा ही किशन यहाँ पर माम पूरे ही मल्होत्रा फैमिली का यही हाल होता था। हालांकि जब श्वेता और क्रिश दोनों ही छोटे थे तो उन्होंने कई बार पूछने की कोशिश की थी कि आखिर हम इस दिन को सेलिब्रेट क्यों करते हैं, लेकिन बार बार पूछने के बाद भी उन्होंने उनके सवालों के जवाब नहीं मिलते थे। लेकिन धीरे धीरे जब वो बड़े हुए तो उन्होंने भी ये सब पूछना बंद कर दिया, लेकिन वो इस दिन को नहीं भूल पाते थे, क्योंकि ये दिन यहाँ पर किशन मामा और अंजलि मामी दोनों के लिए ही बहुत ही मायने रखता था। अंजलि मामी आज के दिन स्पेशल ही पूजा पाठ कराती थी। यहाँ पर पूरे दिन घर में पूजा पाठ चलती थी। पूजा पाठ चलने के बाद ये लोग इस दिन ही मंदिर में जाते थे, और मंदिर में गरीब लोगों को यहाँ पर बहुत सारी दान दक्षिणा, कपड़े, मिठाइयाँ, खाना वगैरह सब दान करके आते थे। जिस जैसे हर साल ऐसा किया जाता था, इसलिए इस साल भी आज के दिन ऐसा ही किया जा रहा था। हर साल अंजलि मामी ऐसे ही जब मंदिर से आती थी तो वो ऐसे ही अपने आप को कमरे में बंद कर लेती थी और फिर इन छोटे छोटे कपड़ों को देखकर खूब रोती थी। सेम आज भी वही सब हो रहा था। अंजलि मामी उन छोटे छोटे कपड़ों को देखकर बहुत ही रो रही थी और उन्हें अपने सीने से चिपकाए हुए थी। क्रिस मामा ने अंजलि मामी को ऐसे करते हुए देखकर अब उन्होंने अंजलि मल्होत्रा को अपने सीने से लगाया और उन्हें सीने से लगाकर उनसे पूछा, अंजलि क्या तुमने आज फिर उसको फोन किया था? क्रिश यहाँ पर किशन मामा की ये बात सुनकर अब अंजलि मल्होत्रा और भी जोर जोर से रोने लगी, जिससे किशन मल्होत्रा भी समझ जाते हैं कि सच में जरूर अंजलि मल्होत्रा ने उसको आज फिर से फोन किया होगा। और अब वो फिर से किशन मामा को फिर से हक कर लेती है रोते हुए, एक वही है जो मुझे मेरे बच्चे तक पहुंचा सकते हैं। मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती थी जो मैंने उस पर भरोसा किया। अरे पूरे कॉलेज को ये बात पता थी कि वो कभी भी किसी एक का होकर नहीं रह सकता था, लेकिन फिर भी मैंने उस पर भरोसा किया। अंजलि मामी रोते हुए यहाँ पर किशन मामा को ये सब बातें बताई जा रही थी। उनके मन में आज जो भी कुछ चल रहा था वो अब रोते रोते हुए किशन मामा को ये सारी ही बातें बताई जा रही थी। मैंने सबके मना करने के बाद भी उस आदमी के ऊपर कितना भरोसा किया था, लेकिन उसने उसने मुझे मेरे भरोसे के बदले में मुझे क्या इनाम दिया। आज किशन मामा जानते थे कि उन्हें आज अंजलि मामी को संभालना ही होगा, ठीक वैसे ही जैसे सालों पहले अंजलि के बड़े बेटे के गुमशुदा होने के बाद से संभाला था। उस दिन के लिए किशन मामा आज भी खुद को जिम्मेदार ठहराते हैं। अगर वो थोड़ी ही देर के लिए अंजलि के वार्ड के सामने से नहीं गए होते तो शायद वो उनके बेटे को बचा लेते। शायद आज उनका बड़ा बेटा उनके साथ ही होता, क्योंकि जिस टाइम पर अंजलि की डिलीवरी हुई थी तब वहां पर किशन ही उनके वार्ड के बाहर खड़े हुए थे। अपने मन में यही सोचने के बाद अब किशन मल्होत्रा अपने ख्यालों से बाहर आते हुए अब टूटकर रोती हुई अंजलि मामी को देखते हैं, और फिर वो धीरे से उन्हें उठाकर अब बेड पर लिटा देते हैं, क्योंकि किशन मामा ने देखा कि अंजलि की बोल रो रो कर बहुत ही हालत खराब हो गई थी। वो बहुत ही टूट चुकी थी। जब भी साल में ये दिन आता था तो उनके साथ हमेशा ही ऐसा होता था। अब फिर वो धीरे धीरे अपने हाथों की थपकी देकर अब वो अंजलि मामी को वहीं पर सुलाने की कोशिश करते हैं। कुछ देर बाद अब जब किशन मामा उन्हें थपकिया देकर सुला रहे थे तो अंजलि मामी भी सो चुकी थी।